जय हिंद दोस्तों। और आज हम मेंस में जो पेपर वन है उस पेपर वन के सिलेबस को पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे और उसको एनालाइज करके उसमें कौन सी बुक रहेगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो यूपीएससी की अगर आपने समझी होगी अब तक, तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमको क्या पढ़ना है। ये समस्या किसी की भी नहीं है, पढ़ना सबको पता है, ठीक है, पर क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे बड़ी समस्या है यूपीएससी की। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, ठीक है। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट सिलेबस का बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज बताऊंगा। क्योंकि सिलेबस जो है आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको कौन सा पॉइंट सिलेबस में कहां पर मेंशन है वो तक पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से उसका करंट अफेयर तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से उस पॉइंट पर आपको बात करने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, पूरा सिलेबस हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब देखो, जीएस वन जो है ये हिंदी में है सामान्य अध्ययन वन, ठीक है। ये जनरल स्टडी वन में इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, पर मेरा कंटेंट हिंदी में होगा, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल अच्छे से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हम थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट लेके आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जनरल स्टडी वन है ये, ठीक। और जनरल स्टडी वन में ये चार टॉपिक है। भारतीय विरासत, ठीक है, विश्व का इतिहास है इसमें, ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और आपका कल्चर और हेरिटेज है। उसके बाद जियोग्राफी जो भूगोल है आपका, उसके बाद समाज है सोशोलॉजी, ठीक है। तो आपके मोटा मोटी करके आपके तीन टॉपिक है इसमें। तो तीन टॉपिक कौन से? तो इतिहास से पढ़ना है आपको कल्चर, ठीक है, और उसका जो भी साहित्य है, तो कल्चर है, उसकी जो भारतीय विरासत है, जो हेरिटेज साइट्स वगैरह है, वो सारी चीज आपको पढ़ना है। तो आपको आपके जब प्रागैतिहासिक काल से लेके, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से लेके आज तक का जितना भी कुछ है हिस्ट्री के अंदर, उन सब की कला और संस्कृति को आपको पढ़ना है। तो हम डिटेयली सिलेबस को एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक। तो हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखो, आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 और 12 टॉपिक है इस पेपर वन के अंदर। 12 टॉपिक, और 12 टॉपिक में आपको तीन सब्जेक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा हिस्ट्री, एक मिलेगा आपको जियोग्राफी, और एक मिलेगा सोशोलॉजी, इतिहास, आपका भूगोल, और आपका समाज। पर कितना पढ़ना है उस उन सब्जेक्ट में से, ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। आप जब सिलेबस पढ़ोगे ना, सिलेबस को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक एक टॉपिक इसमें से समझाऊंगा मैं। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक पर, ठीक। तो देखो, ये पहला टॉपिक है हमारा, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप। सबसे पहले यहां पूछा गया जाता है, तो सबसे पहले मैं ये यहां कला और संस्कृति पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? कला और संस्कृति, ठीक। अब ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन उठा रखे हैं जो पीवाईक्यूज हैं हमारे। जैसे प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका बताइए, कि भैया पर्वत, पठार, और आपकी नदियों के मैदान, ठीक है, आपके मरुस्थल किस प्रकार से प्राचीन भारत से लगा के अब तक का जो विकास है, उस विकास में ये कैसी भूमिका निभा रहे हैं उसको स्पष्ट करना है। तो ये प्राचीन से लगा के आज तक के विकास की दिशा में भौगोलिक जो कारक हैं आपके, जो पर्वत पठार हैं या आपके द्वीप हैं, वो किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं, वो चीज इसमें क्वेश्चन में बताना है, ठीक। उसके बाद देखो, वैदिक समाज, ठीक है, धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं बताना है, ठीक। उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि कुछ विशेषता भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है?
ठीक है, तो वैदिक समाज की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे हवन है आपका, या जो भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हमारे जो धार्मिक रीति रिवाजों से जो है वैदिक समाज में हमारी शादियां वगैरह होती है या कुछ होता है, तो आज भी ये विद्यमान है। तो इन विशेषताओं की चर्चा करनी है हम। तो ये आपका कल्चर से और आपके वैदिक समाज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो ये भी, उसके बाद सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल आता है, ठीक है। तो सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? सबसे बड़ी बात, सल्तनत काल क्या था? सबसे बड़ी बात, इंट्रो में क्या बताओगे? सल्तनत काल की डेफिनेशन दोगे कि सल्तनत काल किसको बोलते हैं। उसके बाद आप सल्तनत काल में जो जो तकनीकी बदलाव हुए, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, उन टेक्नोलॉजी के चेंजेस को बताओगे। उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पार्ट ये रह गया, एक क्वेश्चन का पार्ट ये रह गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आंसर में पीवाई क्यूज लेकर आपके सामने एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें पीवाई क्यू रहेंगे, ठीक। उसके बाद जो मॉडल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर आपके मेंस के क्वेश्चन आंसर, मेंस के पीवाई क्यू, और उन पीवाई क्यू के ऊपर, और सॉरी सिलेबस रहेगा। सिलेबस के ऊपर जो जो टॉपिक है उन टॉपिक पे डिस्कशन। इन तीनों बेस पे मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, ठीक है। मेंस बूस्टर करके उस सीरीज में कम से कम 100 से 150 वीडियो लेक्चर बनेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि 100 से 150 वीडियो में बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूं। और इसमें मेंस का पूरा मटेरियल आपको चारों सब्जेक्ट का, GS1, GS2, GS3, GS4, और में ऐसे कैसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है, एथिक्स में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, केस स्टडी को कैसे एनालाइज करें, ठीक है, केस स्टडी में कैसे आप समझें कि जो हितधारक हैं वो कौन है, वो सारी चीज में आपको बहुत अच्छे से पीवाईक्यू के थ्रू एक आंसर राइटिंग करवाने वाला हूं, ठीक है, इस चैनल पे। और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे 100 से 50, सॉरी 100 से 150, 100 टू 101, सॉरी 150 जो है वो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और उसमें सिलेबस, पीवाईक्यू और मॉडल क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको यहाँ पे पूरी मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो पूरी मेंस की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपकी जरूरत है इस चैनल की, आपकी जरूरत है मेंस की तैयारी के लिए इन वीडियो की, और मेरी भाषा अगर समझ में आ रही है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले अच्छे से। और अच्छे से मैं कम से कम इन 2 से ढाई महीनों में तो आपको 24 में भी मदद करेगा और 25 में भी मदद करेगा, ठीक है। 2024 के अंदर भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे जो पीवाईक्यू के अंदर जो क्वेश्चन आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यू के क्वेश्चन के आंसर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाऊंगा ना, वो सारी चीज आपको यहाँ भी मदद करेगी। तो मैं ये कम से कम 2 से ढाई महीनों में ये 100 से 150 वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर दूंगा। मैं अच्छे से सीरीज ला रहा हूँ, 1 2 4 दिन में मैंने पूरा उसका कंटेंट तैयार कर लिया है, और वो जस्ट अब कंप्यूटर फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। मेरी जो टीम है वो पूरी इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर रही है, और इन लेक्चर को मैं पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। आपको मेरी भाषा अगर समझ में आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपकी मेंस की तैयारी जो है वो एक पुष्ट तरीके से बिल्कुल अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सिलेबस को समझने के लिए। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा था, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके प्राचीन काल का जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। और मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से जो है वो न कोई आर्थिक न कोई राजनीतिक कारण पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा तो केवल कला और संस्कृति, कि भैया वहां की जो प्राचीन काल की बिल्डिंग्स कैसी बनी, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में नगरीय नियोजन है, या फिर आपके स्तूप हैं, आपके मंदिर हैं, तो मंदिर में क्या पूछेगा वो, जैसे गांधार कला है आपकी आपकी
द्रविड़ शैली है, ठीक है, मंदिरों की सॉरी गांधार कला नहीं, जैसे नागर शैली है या द्रविड़ शैली है, वेसर शैली है। मूर्ति में चले जाओ तो गांधार कला है आपकी, आपके दक्षिण की कला आ गई, ठीक है, आपके मथुरा की कला आ गई। तो ये सारी चीज जो है वो आपको कला और संस्कृति में वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी आती है एक फाइन आर्ट की, 11th 12th दोनों में आती है फाइन आर्ट की, ठीक है। इसकी आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं और इसकी आप सॉफ्ट कॉपी भी आपके टेलीग्राम वगैरह से ढूंढ सकते हैं आराम से, या सॉफ्ट कॉपी तो हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगी फाइन आर्ट की। तो वो आप एनसीईआरटी की जो सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड करके उससे अच्छे से ये टॉपिक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। हड़प्पा से लगा के प्रागैतिहासिक काल से लगा के आज तक का जितना भी कला और संस्कृति का पार्ट है ना उसमें दे रखा है आराम से फाइन आर्ट में, उससे पढ़ोगे तो ठीक है, और उससे ही कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक, पूरा का पूरा टॉपिक। तो प्राचीन और मध्यकालीन में क्या क्या पूछेगा आपसे, कला और संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस में क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सिलेबस में आपको दे रखा है सबसे पहले कि भारतीय संस्कृति जो है कब से कब तक की, भारतीय संस्कृति कब से कब तक की, प्राचीन काल से लगा के आधुनिक आज तक के जितने भी आपके कला के रूप हैं, ठीक है, आपके साहित्य है आपका, जैसे आपका साहित्य कोई सा भी साहित्य हो गया, जैसे आपका फारसी साहित्य है, आपका हिंदू साहित्य वाला जितने भी पार्ट है, जैसे भक्तिकालीन भक्ति साहित्य है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ साहित्य में ये पूछेगा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की। आपकी वास्तुकलाएं हैं, जो वास्तुकला बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, जो प्राचीन काल में बिल्डिंग्स बनी थी, जो प्राचीन काल में स्तूपात बने थे, जो प्राचीन काल में मंदिर बने थे, जैसे दक्षिण में चले जाओ आप तो दक्षिण में जो द्रविड़ शैली है मंदिर की, ठीक है, उन मंदिर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनके जो मुख्य मुख्य पहलू है वो इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ इस पूरे सिलेबस के पॉइंट का कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों से ये क्या पूछेगा, कला, संस्कृति और साहित्य। इस कला में वास्तुकला भी आ गई, मूर्तिकला भी आ गई, आपकी दूसरी और भी कला आ गई, सारी जो है कला संस्कृति साहित्य, मध्यकाल, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक तक की कला और साहित्य पूछेगा, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो मध्यकालीन जो भारतीय मंदिर है की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन वैसे घुमा फिरा के पूछता है यूपीएससी, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, पर उस क्वेश्चन की समझ आपको होनी चाहिए और मैं वो समझ डेवलप कर दूंगा आपकी। वो क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, क्वेश्चन के जो पुच्छल्ले वर्ड है उनको कैसे समझना है, और आपके जो क्वेश्चन में कितने टॉपिक है और कौन सा सॉरी कितने पॉइंट दे रखे हैं और कौन सा पॉइंट ज्यादा भारी है जिसपे आप इंट्रो लिख सकते हो, बॉडी में कितना पार्ट किस पॉइंट से लिखना होगा, ठीक है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी पे। ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कला संस्कृति और साहित्य पूछेगा इसमें से। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में दे रखा आपको 18वीं सदी के लगभग मध्य से, मतलब आपकी 1750 ईस्वी, है ना, 18वीं सदी के लगभग मध्य मतलब आपकी 1750। देखो 18वीं सदी, देखो सबसे पहले 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी होता क्या है, तो देखो 18वीं सदी बोलते हैं आपको 1700 से लगा के 1800 तक के बीच के काल को बोलते हैं 18वीं सदी, ठीक है। जैसे 17वीं सदी, तो 17वीं सदी को बोलेंगे तो आपको कहां से 1600 से लगा के 1700 तक की सदी को हम बोलेंगे 17वीं सदी, ठीक है, क्योंकि 16 कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे 1600 में। अगर 1601 चलेगा तो ये तो 17वीं सदी चल गई आपकी, ठीक है। 17वीं सदी कंप्लीट कब होगी, 1700 में,
और यहाँ 1700 में आपकी क्या चल रही है, 1701 से 18वीं सदी। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो 1750 ईस्वी, 1750 ईस्वी में क्या हुआ था, मोटा मोटी बता दूं मैं आपको। ठीक है, अंग्रेज हमारे भारत के अंदर आ गए थे और उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकली, आपकी आर्थिक तौर पे, आपके राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उन्होंने धीरे धीरे कॉलोनियां बनानी यहाँ पे चालू कर दी थी। ठीक है, धीरे धीरे वो राजाओं को लड़ा रहे थे, जैसे कर्नाटक का युद्ध हो गया, वो सारी चीजें उस समय चल गई थी। ठीक है, उस समय बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। ठीक है, कर्नाटक वाला, मैसूर वाला, मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध है। तो ये सारी चीजें उस समय धीरे धीरे गति पकड़ रही थी और उसमें अंग्रेज इन्वॉल्व थे और अपनी कॉलोनियां बनाना उन्होंने चालू कर दिया था। तो 1750 से आपकी शुरुआत होगी यहां से, तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से, मतलब 1750। ठीक, 1750, ठीक, मध्य से वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक मतलब वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, क्या लिख रखा, आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब 1750 से अब, यही दे रखा। 1750 से अब तक क्या क्या पूछेगा, घटनाएं, क्या पूछेगा, घटनाएं। दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा, भाई कौन कौन व्यक्ति, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जैसे आपके चंद्रशेखर आजाद, जैसे आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो आज तक के हो गए ना, अब तक के, तो आपके मोदी जी तक के जो व्यक्तित्व का जो आपको बखान इसमें करना है, तो घटनाएं, व्यक्तित्व। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका दूसरा वाला। तीसरा पॉइंट है आपका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, तो इसके विभिन्न चरण। ठीक है, जैसे 1885 में हमारी कांग्रेस बनी थी। ठीक है, कब बनी थी कांग्रेस, देखो आज की कांग्रेस और उस वक्त की कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर था। ठीक है, उस वक्त की कांग्रेस जो है वो देश आजाद करने के लिए बनाई गई थी और आज की कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, तो कांग्रेस, अब यहाँ पे कांग्रेस जो है ये 1885 में किसने बनाई, एओ ह्यूम ने इसका आगाज किया था। किसके लिए, कि ये कुछ भारतीयों को इकट्ठा करके हम एक मीटिंग करने जैसा कर लें और भारतीयों की क्या समस्या है उनको हम सरकार तक पहुंचाए, इसके लिए ग्रुप बना देते हैं। उसका नाम रख दिया एओ ह्यूम ने कांग्रेस। ठीक है, पर धीरे धीरे ये एक हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छे से मदद करने वाली एक पार्टी के तौर पे काम करने लगी। अब देखो कांग्रेस यहाँ बनी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें जो भी विभिन्न चरण है, ठीक है, क्या क्या विभिन्न चरण है, तो मान के चलो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी उसमें काम हुए वो सारी चीजें देश के विभिन्न भागों में, इसमें अब जो योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से हो गए, ठीक है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आपके महात्मा गांधी हो गए। तो वो सारी चीजें जो है, ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री कब हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री तो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण हुआ, यहाँ सबसे बड़ी बात है हमारे लौह पुरुष की। हमारे लौह पुरुष जो थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने भारत का एकीकरण कैसे किया, भारत को पुनर्गठित कैसे किया, उन सारे घटनाओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमारा जो संशोधन हुआ, ठीक है, कब हुआ संशोधन,
1956 में जब हमारा भारत जो है वो पुनर्गठित हुआ और 14 राज्य बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। यहाँ एकीकरण 1947 से लगाकर ये 1956 तक जितना भी कुछ घटित हुआ है वो सब कहाँ पूछेगा, वो सब स्वतंत्रता के पश्चात जितना भी एकीकरण और पुनर्गठन हुआ ना उसमें पूछेगा। सबसे तो स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले, जितनी भी रियासत थी हमारे यहाँ, कितनी रियासत थी हमारे यहाँ, 550, 554, 556। अब वो दो चार रियासत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो 555 रियासतें मान के चलते हैं, रियासतें हमारे यहाँ थी, 555 रियासतें हमारे यहाँ थी। वो रियासतें का एकजुट करना, उन रियासतों का एकजुट करना। तो अच्छा कौन कौन सी रियासत नहीं मिली थी, आप कमेंट करके बताना कौन कौन सी रियासत उस वक्त भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कितनी भी कोशिश करने के बाद नहीं मिली। तो कहीं सेना का प्रयोग करना पड़ा, कहीं जनमत संग्रह करना पड़ा, ठीक है, और कहीं एक्सेशन साइन जबरदस्ती करवाने पड़े, जनमत संग्रह। तो ये कौन कौन सी थी, जैसे जनमत संग्रह तो ये जूनागढ़ वाला काम है, ठीक है। ये जूनागढ़, ये हैदराबाद सेना की, ये सेना के प्रयोग से हमारे हाथ में आई, ठीक है। हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ है, जूनागढ़ का राजा जो है भाग गया था पाकिस्तान। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो वहां पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, वहां के कबाइलियों ने, और फिर जम्मू कश्मीर को भारत से हाथ मिलाना पड़ा, ठीक। तो ये जो भी एकीकरण और पुनर्गठन की चीजें हैं, और इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा क्या है वो सारी से हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में ये पॉइंट हो गया, तो ये आपका थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ठीक। तो ये हिस्ट्री आपकी यहां तक जो है, वो भारतीय इतिहास जो है वो आपका यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट तक जो है आपका सिलेबस क्या है, भारतीय इतिहास है। क्या है, भारतीय इतिहास है, ठीक है, भारतीय इतिहास है। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा आपको विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास में क्या दे रखा, 18वीं सदी की घटनाएं दे, ठीक है। ये 1700 से 1800 तक की, सॉरी 1700 से आगे तक की घटनाएं जो है, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई आपकी, कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलोनियां, सबसे ज्यादा कब्जा ही तो उसका था विश्व के ऊपर। उसके बाद विश्व युद्ध, ठीक है। तो विश्व युद्ध आपका प्रथम और सेकंड विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। और तृतीय विश्व युद्ध, अभी कई सारी न्यूज देख रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अब शुरू होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर अभी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक, जो 1940 में शुरू हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 40 में शुरू हो गया था, ठीक। तो ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये विश्व युद्ध राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन है, ठीक है। तो जैसे मैकमोहन लाइन है आपकी, या आपकी जितने भी सीमाएं थी, ठीक है, विश्व की, उन सीमाओं का पुनर्सीमांकन हुआ तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक। उसके बाद उपनिवेशवाद, कहां कहां पे इंग्लैंड का कब्जा था, कैसे वो कब्जा हटा, ठीक है, कहां कहां पे, तो वो सारी चीजें वो विश्व इतिहास में पूछ सकता है। उपनिवेशवाद की कैसे हमारे यहाँ समाप्ति हुई, और जैसे दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया में कई सारे देश हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, या फिर दक्षिण एशिया में जैसे सुमात्रा है, या आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। तो इन पे भी अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, पुर्तगाल से, स्पेन का, तो ये सारों का कब्जा था। तो वो कब्जा कैसे वहां से हटा, उनकी समाप्ति कैसे हुई, उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब देखो यहाँ पे राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद है। साम्यवाद का मतलब क्या होता है कि सभी कुछ जो है वो राज्य का होगा और सभी में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, इसमें से कोई ना अनिल अंबानी होगा, ना धीरूभाई अंबानी होगा, ना अडानी होगा और ना कोई गरीब होगा। सब में समान रूप से राज्य के जितने भी संसाधन है उसका समान रूप से बंटवारा होगा। ठीक है, कोई ज्यादा काम कर रहा है उसको भी बराबर मिलेगा, कम काम कर रहा है उसको भी बराबर मिलेगा, तो वो सब समान बंटवारा होगा। तो वो होता है साम्यवाद। और सारी शक्तियां किसके पास होती है? राज्य के पास। ठीक है, और राज्य पूरी तरीके से बटा हुआ होता है। उसके बाद है पूंजीवाद, जहां पे पूरा अधिकार बाजार का होता है। ठीक है, बाजार तय करता है कि किसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपकी पूंजीवाद में सबसे बड़ी दो चीज क्या है? आपकी मांग कितनी है, ठीक है, और आपकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, आप, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये सारा गेम चलता है। उसके बाद है समाजवाद। ठीक, तो ये सारी ये साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद जो है वो सारी चीज इसमें पूछी जाएगी। पर इसमें एक आध क्वेश्चन पूछता है वो, एक दो साल तीन साल में एक आध क्वेश्चन कभी कहीं से भी डाल देता है। जैसे 2023 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो रेलवे के आवागमन से देश में कई जो विश्व के विभिन्न देश है, मतलब विश्व के ऊपर ही है ना क्वेश्चन, विश्व के इतिहास के ऊपर ही क्वेश्चन, भारत से बाहर चला गया है क्वेश्चन, क्योंकि विश्व के कई सारे देश जो है उसमें रेलवे का आवागमन हुआ या रेलवे की शुरुआत हुई, तो उससे क्या आर्थिक और सांस्कृतिक जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े हैं उनको क्या करना है? उनको उजागर करना है, उनको उजागर करना है आपको। तो ये रेलवे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि रेलवे के आगमन से हमारे विश्व में जितने भी देश हैं, भाई हर देश में कभी ना कभी तो रेलवे आएगी हुई। जैसे अब हमारे यहाँ का भाई 1854 में, ठीक है, 1852 और 54 में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। ठीक, तो वो चीजें जो शुरुआत हुई और उस रेलवे के आगमन से क्या क्या वहां के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो है वो उजागर हुए, उन पे आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो कुछ चर्चा हमारे देश के ऊपर भी कर सकते हैं और कुछ एक दो पॉइंट चार पॉइंट अगर आपको पता है तो आप विश्व में अन्य देशों के ऊपर कर सकते हैं आराम से। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्या क्या था हिस्ट्री में? पॉइंट वन आपका थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस, कला और संस्कृति। ठीक है, मुझे तो याद है सिलेबस, आपको पूरा का पूरा याद करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था आपका 18वीं सदी से लगा के अब तक के जितने भी जो घटनाएं थी और व्यक्तित्व थे, घटनाएं और व्यक्तित्व, तो 18वीं सदी से अब तक, तो ये आपकी 18वीं सदी से अब क्या क्या चीजें थी? घटनाएं और व्यक्तित्व। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम। ठीक है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या था आपका? चौथा पॉइंट था आपका एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो एकीकरण और पुनर्गठन। और उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट आ गया था। पांचवा पॉइंट कौन सा आ गया? पांचवा पॉइंट आ गया था आपका विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में एक एक पॉइंट पे आपको यूं समझ लो कि आपको 50 वर्ड पहले से लिख लेने एक एक पॉइंट पे। जैसे उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद का इंट्रो लिख लिया हमने। ठीक है, उपनिवेशवाद पे अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली तो हम उसकी इंट्रो कैसे तैयार कर सकते हैं, बॉडी कैसे तैयार कर सकते हैं और कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं उसका, वो सारी चीज आप तैयार कर लीजिए पहले ही, रेडी टू फॉर्मेट के अंदर, तो आपका मेंस निकलने में बहुत आसानी होती है। ठीक, उसके बाद ये विश्व का इतिहास आ गया। तो विश्व के इतिहास में क्या क्या पूछ रखा उसने? ठीक है, आपका वर्ल्ड वार पूछ रखा उसने, विश्व युद्ध। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रखा? उपनिवेशवाद पूछ रखा, उपनिवेशवाद की समाप्ति पूछ रखा आपसे। ठीक है, आपसे औद्योगिकरण पूछ रखा उसमें, आपसे पूंजीवाद पूछ रखा है, साम्यवाद पूछ रखा है, आपसे समाजवाद पूछ रखा है। सारी चीज उसमें विश्व इतिहास में पूछ रखी है। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। 5 पॉइंट तक, 1 2 3
1 2 3 4, सॉरी 4 और 5, ये हिस्ट्री खत्म हो गई। अब क्या शुरू होगा, ये इतिहास था हमारा, और इतिहास में क्या क्या चीज पूछेगा वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, तो 1 2 3 4 5, 5 तक इतिहास हमारा, 5 पॉइंट तक आपका हिस्ट्री था। उसी प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ठीक है। 1 2 और 3 क्वेश्चन जो आएंगे, 1 2 3 के फर्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे, पहला जो क्वेश्चन होगा ना आपका जीएस पेपर, जैसे मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, इस बार। और इस बार में जीएस पेपर 1 का पेपर है मेरा, और जीएस पेपर जैसे ही खोला मैंने, तो खोला तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कौन सा दिखेगा मेरे को, पहला क्वेश्चन दिखेगा मेरे को प्राचीन मध्यकालीन का इतिहास से कला और संस्कृति से क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कला और संस्कृति दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन कौन सा दिखेगा, सेकंड क्वेश्चन दिखेगा आपको मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा वो, वहां से दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री से दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है। उसके बाद आपका अब आ जाएगा आपका, या तो जियोग्राफी आएगा या सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उस पेपर में कौन सा पैटर्न कहाँ है वो भी डिस्कस करेंगे हम। पेपर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करवाऊंगा, तो वो भी उठाएंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ फ्रेम किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा माइंड सेट कंप्लीट रहे, ठीक है। तो 80 से 90% जो क्वेश्चन आंसर है ना, हर साल वही के वही फ्रेम होते हैं, ठीक है। हर साल आप 10 साल का प्रीवियस ईयर का एक एक पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, हर साल कि भैया हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ डालेगा, ठीक है, तो ये मिडाइवल आपका एंशियंट मिडाइवल से होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, ये ज्योग्राफी से होगा, ये ज्योग्राफी से होगा, ये आपका सोशोलॉजी या समाज से होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 10 तक तो वो 150 के पूछेगा आपके, प्लस 10 तक वो आपके 250 के पूछेगा, मतलब आपके 250, मतलब 250 वर्ड में, है ना, 250 वर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्वेश्चन है 10 नंबर का, ठीक है, 150 शब्दों में, ये 150 शब्दों में है, और ये 250 शब्दों में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम भी करेगा तीनों सब्जेक्ट से, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 तक आपको तीनों सब्जेक्ट बांट देगा, फिर 1 2 3 4 5 ये 10 तक फिर आपको तीनों सब्जेक्ट वो इक्वली आपको बांट देगा, ठीक है। कौन सा हिस्सा कितना ज्यादा है वो सब उसके हिसाब से बांट देगा, वो सब हम आगे जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना उसमें चर्चा करेंगे, सब की सब सारी की सारी उसमें चर्चा होगी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हम। सबसे पहले बकेती बहुत कर ली, पर बकेती करना जरूरी भी है, ताकि क्या है कि आपको समझ में भी आए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने से मैं सारा सिलेबस बता दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपको ऐसा लगेगा जैसे वही, तो हमको थोड़ी बहुत बकेती करना भी जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। तो 1 2 3 4 5 तक हमारे हिस्ट्री के हमने सारे टॉपिक देख लिए, ठीक है। अब हमको देखना है, हमको क्या देखना है, अब हमको सोशियोलॉजी देखना है, सोशियोलॉजी, समाज देखना हमको, समाज, समाज में क्या क्या चीज पूछेगा, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। देखो ये मुख्य विशेषताएं डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक, कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बताइए, पर यहाँ क्या क्या विशेषताएं है भारतीय समाज की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। भारत की विविधता, ठीक है। तो विविधता कैसे, हमारा जो दक्षिण भारत है उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, उसकी सामाजिकता बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो उत्तर भारत है उसकी सामाजिकता बिल्कुल अलग है। तो भारत में कितनी सारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं, जो समाज के अंदर विविधता है वो समाज के अंदर विविधता, तो ये भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, भारत की जो सामाजिक विशेषताएं उनके ऊपर, ठीक है। महिलाओं की भूमिका, ठीक, और महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, और जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, जैसे क्वेश्चन आया था ना कि जनसंख्या जो है वो गरीबी बढ़ाती है या गरीबी जनसंख्या को बढ़ाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस। अब वो 2023 22 में या 21 में पूछा गया था कि जनसंख्या गरीबी बढ़ाती है या गरीबी जनसंख्या बढ़ाती है, पूरी विवेचना करनी थी उसके ऊपर। तो आपको उसके बाद विकासात्मक विषय, कि भैया क्या क्या करें
ताकि हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण हो, हमारे जो संबंधित मुद्दे हैं उस पे नियंत्रण हो, हमारी गरीबी हटे, ठीक है, उसके विकासात्मक मुद्दे जो देखने हैं वो यहाँ देखने हैं, ठीक है। आपका जो शहरीकरण है, आपका अर्बनाइजेशन है, वो अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि हमारे जो छोटे शहर हैं, ठीक है। अब देखो, शहर की मैं एक आराम से शहर कैसे बनते हैं उसकी एक सामान्य सी परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है। आप एक गांव में रहते हैं, आपके पास थोड़ा सा पैसा हुआ, तो आप गांव छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? आप टीचर हैं, आप कहीं और पढ़ाते हैं, तो आप किसी छोटे शहर में चले जाएंगे, ठीक है। आपके तहसील, आप किसी कस्बे में रहते हैं तो आपकी तहसील में चले जाएंगे, ठीक, तहसील स्तर के शहर में चले जाएंगे। आपके पास थोड़े बहुत और पैसे हुए, या आप बिल्कुल कोई कंपनी वगैरह खोलनी है, कोई कुछ करना है, तो आप एक जिला स्तर वाले शहर में चले जाएंगे, ठीक है। और आपको बड़ी अच्छे से उपलब्धि प्राप्त हुई, आपने और मेहनत की, तो आप कहाँ चले जाएंगे? एक मेट्रो सिटी के अंदर आप चले जाएंगे। आपके पास बिल्कुल पूरा भारत जो है उसमें आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है, और आप बिल्कुल एक धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो आप कहाँ? लंदन बस जाएंगे, आप न्यूयॉर्क में बस जाएंगे, वॉशिंगटन चले जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक जो हमारी सीढ़ियां दर सीढ़ियां हैं, तो वो जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे हम संपन्न होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो कल्चरल जो है वो भी चेंज होता जाएगा, कल्चर हमारा धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। हमारी जो रेसिडेंशियल की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी कि हम कहाँ रहें, तो वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी का पास पैसा आता है अपने आप चेंज होती है, तो उस हिसाब से ये शहरीकरण भी होता है। उसी प्रकार से अब शहरीकरण में क्या क्या समस्याएं आ रही है सामाजिक तौर पर, जैसे मलिन बस्तियां हैं वहां पे, ठीक है, कई जगह हॉस्पिटल की कमी है, भले ही शहर है पर वहाँ हॉस्पिटल, इलाज की समस्या है, वहां झुकी झोपड़ियों की समस्या है बहुत सारी। तो उनकी समस्याएं और उनके रक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो भी आपसे रक्षा के उपाय पूछ सकता है। तो ये सब एक समाज के अंदर, समाज शास्त्र के अंदर आता है, ठीक है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो 11th और 12th की आप अगर बुक एक बार पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ोगे, समाज शास्त्र की बुक पढ़ना है आपको, ठीक है, समाज शास्त्र की बुक, और जो जो पॉइंट आपको सिलेबस के अंदर देखे वही आपको उठाना है, ठीक, और उसी पे आपको एक नोट्स बना लेना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर में कुछ भी आए ना, आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले इन दोनों को पढ़ना है एक दो बार चार बार, और उसके बाद उनसे जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, उन्हीं सिलेबस के टॉपिक को आइडेंटिफाई करके आपको नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपको उसमें करंट अफेयर ऐड करते जाना है, आपका समाजशास्त्र पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखो, सामाजिक सशक्तिकरण है, जो आपका संप्रदायवाद है, ठीक है, क्षेत्रवाद है, ठीक। तो ये संप्रदायवाद कैसे? भैया मैं हिंदू, वो मुस्लिम, वो फारसी, ठीक है, या तो क्षेत्रवाद कैसे? भाई मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, ठीक है, मैं केरल का हूं, मैं, तो वो क्षेत्रवाद हो गया, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, ठीक, भाई मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, तो वो संप्रदाय से भी ताल्लुकात रखता है और धर्म से भी ताल्लुकात रखता है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? कि भैया सभी धर्मों को हम समान आदर करें, और जिसका जो धर्म है वो पालन करने का उसको पूरा हक हो, तो ये धर्मनिरपेक्षता हुई। तो ये सारी चीज जो है वो समाज के अंदर आ गई आपकी। उसके बाद आपका समाज के अंदर केवल इतना है, तो इससे कभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, कभी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन। इसका वेटेज जो है, इसका पॉइंट तो एक ही दे रखा है, पर इसका वेटेज बढ़िया अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद विश्व भूगोल, आपका भूगोल आ गया है यहाँ पे, आपका जियोग्राफी आ गया है, और जियोग्राफी में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम ठीक है। और इसमें तो एक ही बुक आती है बस, जियोग्राफी की, आपकी 11th की, आपकी भौतिक भूगोल है, आपकी जो फिजिकल जियोग्राफी है ना, वो ही पढ़ लोगे, इसका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो,
विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ही आपको फिजिकल जियोग्राफी का दे रखा है कि विश्व का भौतिक भूगोल। पर ये यूपीएससी भाई, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी जो है ना, वो सारी चीजों को कनेक्ट करके उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो इतना घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर को आपके इर्द गिर्द पाते हो। ठीक है, पर मेन चीज उसको लिखे कैसे, उसको फ्रेम कैसे करे, ये चीज वहां एग्जाम में भूल जाते हो। सबसे बड़ी बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या समझना, सिलेबस को समझना। अब देखो, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, और दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, देखो विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधन का वितरण कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखा है, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया मतलब क्या है, दक्षिण एशिया का आप मतलब समझ रहे हो, सुमात्रा है आपका, मलेशिया है आपका, फिलीपींस है आपका, इंडोनेशिया है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब दक्षिण एशिया है। ठीक है, आपका थाईलैंड चले जाओ, ठीक है, कंबोडिया है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज किसके अंदर है, दक्षिण एशिया के अंदर। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसको शामिल कर लो आप, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया। तो अगर मैं मैप से समझाऊं, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लो चार्ट, मैप, ठीक है, डायग्राम, ये सबसे ज्यादा मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये चीज जिसको एक बार आ गई ना, जिसको एक बार आंसर फ्रेम करना आ गया, वो आराम से इसको जीत सकता है। ठीक है, देखो ये आपका अमेरिका है। ठीक है, और ये, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट है दक्षिण एशिया का। कौन सा पार्ट है, दक्षिण एशिया का। फिर यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया आ गया ना आपका, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप अलग है। तो ये वाला दक्षिण वाला पार्ट है ना, ये दक्षिण वाला पार्ट, और ये रहा भारतीय उपमहाद्वीप, ये रहा भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। और ये सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया, और आपका फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब क्या है, ये सब दक्षिण एशिया के पार्ट है। तो इनके जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण कैसे हुआ इसमें, वो चीज आपको बताना है। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है, शामिल कौन कौन से होंगे, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद विश्व जो है, विश्व में भारत को आपको शामिल करना है, विश्व के अंदर भारत सहित विभिन्न भागों के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कृषि जो है वो कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगर छोटी मोटी इंडस्ट्री डाल ली आपने, आपने अ, मान के चलो कि गेहूं से आपने बिस्किट की फैक्ट्री डाली, तो ये बिस्किट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो आपके उद्योग हैं, ठीक है, उनको स्थापित करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है ना, कौन कौन से कारक, देखो किसी भी इंडस्ट्रीज को डालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए एक तो। ठीक है, तो दूसरा, दूसरा आपके मानव संसाधन होना चाहिए। मानव संसाधन क्यों, क्योंकि भाई ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, वहां पे लोग होने चाहिए काम करने वाले। ठीक, तो आपका लोग होने चाहिए। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, वहां पे मशीनरी अच्छे से काम कर सके, वहां हवा, पानी, सबकी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये, ठीक, बिजली, पानी, हवा, ये सारी की सुविधा अच्छे से होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो कारक हैं किसके, उद्योग के स्थापित होने के कारक। कि उद्योग इसलिए लगा है वहां पे कि वहां पे लौ अयस्क ज्यादा है। कहाँ पे, झारखंड में, या फिर आपके उड़ीसा वगैरह में, जैसे कोयले की खदानें हैं, तो वहां पे कोयला बहुत सारा निकलता है, तो वहां कोयले की खदान है। और लोहे ज्यादा निकलता है, तो लोहा, मैग्नीज वगैरह, तो वहां पे
टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ है? वहीं जमशेदपुर। तो ये क्या है? ये आपके उद्योग को स्थापित करने वाले जिम्मेदार कारक हैं कि वहां पे क्या क्या मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए अच्छी तरीके से, वहां पे ट्रांसपोर्ट सही से होना चाहिए, वहां पे लोग मिलने चाहिए काम करने वाले, तो ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए वहां पे। ठीक, तो ये सारी चीज मैं अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे से डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट पे। ठीक है, अभी सिलेबस को आप अच्छे से समझो। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपके भौतिक भूगोल की विशेषताएं। ठीक, और हो गया आपका उद्योग। ठीक है, मैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक और जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है ना, पर्वत पठार वगैरह, उनका वितरण कैसे हुआ है, कहां कहां पे, तो एक आपका दक्षिण एशिया में और एक उपमहाद्वीप में। ठीक, उनका वितरण कैसे हुआ है वो सारी चीज में डिस्कस करनी है। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो ये सब 11th 12th की बुक से, आपकी जियोग्राफी की 11th की बुक और आपकी 12th की बुक। ठीक है, भौतिक भूगोल एक तो 11th में आती है। ठीक है, भौतिक भूगोल और पर्यावरण वाला इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी और आपका फिजिकल जियोग्राफी। ठीक, तो ये 11th की आती है। 12th में एक मानव भूगोल है और एक उद्योग वगैरह है, ये सारी चीजों के लिए, रिसोर्सेस के लिए, एक जियोग्राफी इसके लिए है। तो ये 12th की, तो 11 12 से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें से पॉइंट टू पॉइंट आप, अगर आप एक डेफिनेशन टाइप से 50 50 वर्ड पे हर एक टॉपिक पे आप 50 वर्ड, 25 से 50 वर्ड, 25 से 15 वर्ड तक का एक आप नोट्स तैयार कर लोगे ना, बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक, तो ये चीजें हो गई आपकी। आपके देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका 12th, तो ये वाला 11th और ये वाला 10। तो विश्व का भूगोल 10 पॉइंट तक आ गए आप। 11th का है तो उद्योग हो गया, आ गया इसमें। और ये है आपका भूकंप। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसमें, ये कनेक्टिंग टॉपिक है। अब कनेक्टिंग किसे, कि मैं जीएस थर्ड का जब आपको एनालिसिस कराऊंगा ना, तो उसमें है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, है ना, डिजास्टर। अच्छा, भूकंप आएगा तो उसमें आपदा प्रबंधन भी तो होगा। ठीक है, तो भूकंप से ये डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो आपका अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन कनेक्टेड हो जाता है टॉपिक। ठीक है, जैसे सुनामी है, ज्वालामुखी है, आपके चक्रवात है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं अधिकतर, वो सारी चीजें आपकी यहाँ चक्रवात में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ज्वालामुखी है तो रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ज्वालामुखी की एक कोई जगह फिक्स है तो वहीं ज्यादा क्यों ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है भाई, आपकी प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो है वो, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, जो आपकी प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, तो ज्वालामुखी का रिंग ऑफ फायर कैसे बना हुआ है। ठीक है, सुनामी है, भूकंपीय क्षेत्र है, कैसे कंपन होता है धरती के अंदर, और आपकी पृथ्वी के अंदर कैसे ऊर्जा जो है वो एक तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और भूकंप आता है। तो वो सारी चीज यहाँ पे जियोग्राफी के अंदर डिस्कस करके, और 11th के जो भौतिक भूगोल के अंदर ये भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये सारी चीज अच्छे से बेसिक से समझा रखी है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण भू भौतिक घटनाएं। ठीक है, तो उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं। ठीक है, तो वो भूभौतिक घटनाएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, पर्वत पठार वगैरह, ये सारी चीजें और उनके स्थान। ठीक, तो ये चक्रवात के स्थान, ज्वालामुखी हलचल के स्थान, भूकंप के स्थान, आपके पर्वत पठार मैदान के स्थान, वो सारी चीजें और वहां की सारी विशेषताएं आपको यहाँ चर्चा होगी। उसके बाद अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जैसे जल स्रोत, ठीक है, हिमावरण, वनस्पति एवं प्राणी जगत में भौगोलिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषता क्या क्या विशेषता पूछेगा, जल स्रोत की विशेषता पूछेगा, यहाँ ज्यादा क्यों है जल। ठीक है, यहाँ ज्यादा वर्षा क्यों होती है, यहाँ वर्षा कम क्यों होती है, मरुस्थल कैसे बनते हैं,
उसके बाद हिम आवरण, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये हिम आच्छादित क्यों होते हैं, और हिम आच्छादित होते हैं तो यहाँ जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ वनस्पति रहती भी है या नहीं रहती है, कौन सी वनस्पति रहती है, तो ये सारी चर्चाएं हम यहाँ करेंगे। उसके बाद वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, और इस प्रकार के परिवर्तनों से क्या क्या प्रभाव होते हैं मानव पर, अन्य प्रजातियों पर, हमारी वनस्पतियों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, वो सारे प्रभाव हम इस सिलेबस में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा बिल्कुल। और हम आगे आज GS1 हमने डिस्कस किया है, कल मैं GS2 डिस्कस करूंगा, फिर GS3, GS4, और फिर एक एक करके इनको अच्छे से, सिलेबस को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दूंगा, उन पे नोट्स बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद उनके नोट्स मिल जाएंगे, उनके नोट्स के अलावा आपको उन पे डिस्कशन मिल जाएगा, उन पे PYQ का आंसर राइटिंग। तो मैं एक मेंस बूस्टर करके एक सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया है पहले, मेंस बूस्टर, ठीक है, मेंस बूस्टर करके एक सीरीज आ रही है, मेंस बूस्टर करके मेरी एक सीरीज आएगी, जिसमें कम से कम 100 से 150 आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, 150 वीडियो लेक्चर। उन वीडियो लेक्चर में आपको पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के साथ मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, और आपको हर एक पॉइंट पे PYQ क्या आया है, और इस PYQ में आंसर राइटिंग कैसे करना है, और मैं आंसर्स आपको मॉडल आंसर दूंगा, आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा, कैसे इंट्रो आपको लिखना है किस पॉइंट पे, ठीक है, इंट्रो में क्या क्या चीजें डाली जा सकती है, जैसे किसी इंट्रो में आप करंट अफेयर का कोई पॉइंट डाल सकते हो, किसी इंट्रो में कोई कोड डाल सकते हो, किसी इंट्रो में आप किसी प्राचीन घटना को, या अभी अभी हाल ही में जो घटना हुई है कोई उस टॉपिक से रिलेटेड, वो डाल सकते हो। तो वो सारी चीज जो है वो हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो सारी चीज जो है वो सारी चीज आप यहाँ पे आराम से समझोगे, ठीक है, क्योंकि एक आंसर में क्या क्या चीज जरूरी होती है, सबसे पहले तो उसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और वही लिखना नहीं आता लोगों को, ठीक है, कि उसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, क्योंकि वो लिखते तो है आंसर, ठीक है, इंट्रो भी लिखेंगे वो, उसकी बॉडी भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी देंगे, पर वो आंसर उसका नहीं होगा, आंसर किसी और का होगा, ठीक है। तो आप को यहाँ इस चैनल पे ये सीखना मिलेगा मेंस का, ठीक है, कि आपको इंट्रो कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनानी है, आपके जैसे क्वेश्चन 2 पार्ट में आपने अगर बांट लिया या 3 पार्ट में बांट लिया, तो कौन सा पार्ट कितना ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर कैसे डालना है, आपको केवल 150 शब्दों में ही क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें सिखाई जाएगी। आप कंक्लूजन में कैसे एक पॉजिटिव वे में आप अच्छे से कंक्लूजन दे सकते हैं, पॉजिटिव वे में, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर ही होता है, नेगेटिव वे में कभी भी कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में, क्योंकि वहां पे आपको कोई क्वेश्चन देगा, और UPSC अगर क्वेश्चन दे रहा है तो वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो आपकी क्या राय है उसके ऊपर, कभी कभी वो भी पूछता है, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव मिलेगा क्वेश्चन, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो वो आपकी राय पूछ रहा है, तो कंक्लूजन में जो सरकार, जो भी आपकी अच्छी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कोट कर सकते हो कंक्लूजन के अंदर, कि इस योजना से लोगों को ये लाभ हुआ है, और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं, और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, तो वो चीजें गवर्नमेंट की जो सोच है, उस सोच की पॉजिटिव सोच के अंदर आपको कंक्लूजन लिखना है, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज आपको समझाई जाएगी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, और सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।